everyone. Chalo, so let's start with the one shot of Unit 2 of Indian Contract Act, which is consideration. This one is a very simple unit, and इसमें से आए तो फिर दो direct based questions आ सकते हैं, that is suit filed by a third party and exceptions to no consideration, no contract. तो ये दो मेन केस लॉ बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस तो वो नेचर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट या फिर चैरिटी, तो उससे रिलेटेड कुछ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो टिपिकल क्वेश्चंस है जो इस यूनिट से आते हैं. ये यूनिट जो है वो इतना अच्छे से करके लेना कि एकदम हाथ के मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल एज वेल. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट. कंसिडरेशन मतलब क्या? तो समथिंग इन रिटर्न. इसी को लैटिन में बोला गया है क्विड प्रो क्यो. अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, यू शुड गेट समथिंग इन रिटर्न. देखो क्या बोला, समथिंग. ऐसे नहीं बोला कि कंसिडरेशन एकदम एडिक्वेट होना चाहिए, जितना तुम दे रहे हो उतना इक्वल तुमको मिलना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहे. तुम दे रहे हो तो तुमको रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए, वो इक्वल हो ऐसे बात नहीं हो रही है. फिर उन्होंने बोला देखो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है. तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से लर्न किया जा सकता है. देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर ने बोला, इसीलिए द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग. एब्सटेंड का मीनिंग अब तुम जानते हो, नॉट टू डू समथिंग, ठीक है. सो कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है या कुछ कर नहीं दिया है. नंबर 2, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. और promises to do or abstains from doing something, मतलब भी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. So such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. तो मीनिंग क्या कि कंसिडरेशन जो है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है. सो इट कैन बी एन एक्ट फॉर डूइंग समथिंग और इट कैन बी एन एब्सटिनेंस दैट इज नॉट डूइंग समथिंग, नॉट टू डू समथिंग. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, तो इट इज ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर ने बोला वैसे उस हिसाब से कंसिडरेशन फिक्स होता है. लेकिन ये कंसिडरेशन देने वाला इंसान कौन होता है? तो देने वाला इंसान एक तो प्रॉमिसी खुद भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ में भी कंसिडरेशन दे सकता है, पे कर सकता है. मतलब ये कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ द फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. फिर उन्होंने देखो कैसे बोला, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, हैज डन और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग. मतलब ये कंसिडरेशन कैसा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. इसी चीज को उन्होंने अभी और डिटेल में एक्सप्लेन किया है. लेट्स गो थ्रू दैट. सो व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन? नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. मतलब ही क्या कि जो भी कंसिडरेशन ऑफर किया जाता है प्रॉमिसी को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर जो भी कंसिडरेशन प्रॉमिसी को ऑफर करता है वो फिक्स करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर के पास होता है. सो कंसिडरेशन मस्ट मूव मतलब ये क्या है? मैंडेटरी है. एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर जैसे बोलता है वैसे. एनी एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन. देखो जैसे यहाँ पे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में हुआ था, जहाँ पे बलदेव जो है ही प्रॉमिस टू पे दुर्गा प्रसाद अ सर्टेन कमीशन ऑन द आर्टिकल्स. कौन से आर्टिकल्स? जो कि बेचे जाएंगे दुर्गा प्रसाद ने बनाए हुए मार्केट में. अब बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को बोला कि तू मार्केट बना और तेरे मार्केट में जो भी आर्टिकल्स मैं बेचूंगा उसके ऊपर मैं तुझे कमीशन दूंगा. दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बनाया ही नहीं. कुछ दिनों बाद गांव के कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को बोला कि इधर एक मार्केट बनाओ. अब दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बनाया. अब वो जा रहा है बलदेव के पास और बलदेव को बोल रहा है कि हे बलदेव, दो मुझे कमीशन. तो बलदेव बोल रहा है क्या? देखो बलदेव बोल रहा है मैंने बोला इसीलिए तूने मार्केट नहीं बनाया, तूने मार्केट बनाया कलेक्टर के बोलने पे. मतलब ही मैंने दी हुई ऑफर का यहाँ पे तूने कुछ आगे किया नहीं था. यहाँ पे द कंसिडरेशन दैट यू हैव गिवन, जो मार्केट तूने बनाया है, दैट इज नॉट एट माय डिजायर बट एट द डिजायर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, दैट इज द कलेक्टर, एंड देयरफॉर मैं तुझे कोई कमीशन नहीं दूंगा. कोर्ट ने इस केस को समझा एंड द डिसीजन वाज गिवन इन द फेवर ऑफ बलदेव. दुर्गा प्रसाद को कमीशन नहीं मिला. नंबर 2 देखो, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. तो मे मूव मतलब ही कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. मीनिंग क्या
ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो वो ही प्रॉमिसर प्रॉमिसी है। अभी अगर ए ने गुड्स बेचे हैं बी को, तो इसका पेमेंट इधर बी भी कर सकता है या बी के बिहाफ पे कोई तीसरा भी कर सकता है। सो कंसिडरेशन का पेमेंट कैन बी मेड बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो देखो यहाँ पे उसकी भी एक केस लॉ है। द केस लॉ इज एन इंटरेस्टिंग केस लॉ बिटवीन चिन्नया वर्सेस रमया। अब देखो चिन्नया कौन है, ये फोटो से तुमको समझ जाएगा। देखो हुआ क्या था, तो एक ओल्ड बूढ़ी मम्मा थी, वो मरने वाले थे। इनकी एक बहन थी, नाम था उसका चिन्नया। ओल्ड मम्मा ने बोला, देखो मरने वाली थी वो, तो ओल्ड मम्मा ने क्या बोला, ओल्ड मम्मा बोली अपनी डॉटर रमया को कि मैं मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर रही हूँ, लेकिन तू क्या करना, तो तू 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो अपनी मासी चिन्नया को जरूर ट्रांसफर करना उसके बदले में। रमया ने ओके ओके किया। तुरंत ही उसने एक एन्युटी मतलब एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें उसने लिख दिया कि आई विल पे 1000 रुपीज पर मंथ टू माई मासी चिन्नया। अब ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ओल्ड मम्मा गुजर गए। अब ओल्ड मम्मा गुजर गए हैं तो रमया जो है ये 1000 रुपीज पर मंथ मासी को नहीं पे कर रही है। अब मासी, शी वॉज अ स्मार्ट वुमन, देखो लॉ की अपनी बुक उसके हाथ में है, दिख रही है अपनी लॉ की बुक है उसके हाथ में। अब चिन्नया जो है वो गई कोर्ट के पास। उसने कोर्ट को बोला कि यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट चिन्नया और रमया के बीच में, मतलब ये मेरे और मेरे नीस के रमया के बीच में हुआ था, जहाँ पे शी हैड प्रॉमिस टू पे मी 1000 रुपीज पर मंथ, अब वो बोल रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है नहीं, वो मुझे 1000 दे रही है बट बदले में मैं उसको कुछ नहीं दे रही हूँ, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे वो बोल रही है, एंड शी इज नॉट पेइंग मी 1000 रुपीज। बट ये जो 1000 रुपीज वो मुझे दे रही है, इस चीज का कंसिडरेशन उसको मेरी बहन ये ओल्ड मम्मा गुजरने के पहले ही प्रॉपर्टी देके कंसिडरेशन दे चुकी है। तो यहाँ पे द कंसिडरेशन हैज ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन एंड देयरफॉर दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे किसने बोला, चिन्नया ने, एंड कोर्ट ने चिन्नया की सुन ली। And Ramaya had to pay the annuity to Masi Chinnaya. That's it. So यही एक केस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ दिस इज। फिर देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, कंसिडरेशन परफॉर्म कर दिया। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या, अभी तक सिर्फ प्रॉमिस किया है, कंसिडरेशन परफॉर्म नहीं किया है। सो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये चीज समझने की बात है कि कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन के बारे में बात हो रही है। एग्जीक्यूटेड मतलब कंसिडरेशन पे कर दिया, एग्जीक्यूटरी मतलब कंसिडरेशन पे करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं, कंसिडरेशन के बारे में बात हो रही है। फिर उन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन में बी पास्ट, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी अ फ्यूचर कंसिडरेशन। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब ही क्या, तो अभी तुमको पता है कि ऐसे ऐसे मैंने सुना था कि हैप्पी न्यू ईयर जब मूवी हुआ था, शाहरुख खान का जब मूवी आया था हैप्पी न्यू ईयर, ही डिडंट एक्चुअली चार्ज एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम फराह खान। वो बोला कि मेरी फराह खान ने मेरे ऊपर बहुत कुछ शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैज सपोर्टेड मी थ्रू माई हार्डशिप्स, एंड देयरफॉर उसका जो डायरेक्टोरियल ऐसे मूवी है ये, उसमें मैं सिर्फ उससे 1 रुपी लूँगा। तो उसने सिर्फ 1 रुपया लिया, इतना फिल्म में काम करने के लिए बदले में सिर्फ 1 रुपया लिया। तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फराह खान एंड शाहरुख खान, जहाँ पे शाहरुख खान एक्टिंग करेगा फराह खान के लिए, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्टिंग की गई और रिटर्न में उसने सिर्फ कितना लिया, 1 रुपी ओनली। तो फिर तुम बोलोगे 1 भी रुपया क्यों दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि लॉ ने क्या बोला, कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना उसके ऊपर लॉ ने कुछ नहीं बोला। Therefore, consideration need not be sufficient, need not be adequate, but it should be there. That's it. फिर उन्होंने क्या बोला, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब इसका मीनिंग समझो तुम। सपोज लेट्स से एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट को देखना, उसको दवाई देना और उसके लिए रिटर्न में कुछ फीस, कंसल्टिंग फीस लेना।
अब यहाँ पे एक डॉक्टर बोलता है कि कंसल्टिंग फीस 200 है, ये पेशेंट को दवाई देने के लिए मैं आपसे 2000 एक्स्ट्रा लूंगा। फिर ये 2000 रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो किस चीज के लिए जा रहा है? एक्स्ट्रा दे रहे हो तुम लोग। 200 रुपए भी आपने अगर कंसल्टिंग फीस दी तो भी उसको वही दवाई देनी है जो कि आप 2000 एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी वो देने वाला है तुमको। किसी की लीगल ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करने के लिए अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। उसको ऐसे माना जाएगा कि आपने इसमें उसको कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं है एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट शुड नॉट बी इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब ही क्या, ये कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जैसे कि अगर एक इंसान ने बोला कि मैं तुम्हें डिस्कवरी ऑफ ट्रेजर बाय मैजिक, मैजिक करके ट्रेजर ढूंढ के निकालूंगा, या फिर ब्रिंगिंग अ डेड पर्सन अलाइव, तो ये कुछ ऐसा कंसिडरेशन है विच इज इल्यूजरी, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। फिर लास्ट पॉइंट आता है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ही क्या, तो कंसिडरेशन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो कि कैसा है, पहले तो लॉफुल है, मॉरल है, मतलब तुम्हारे एथिक्स को फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसूलों को फॉलो करता है। एंड नंबर 3, ऐसा होना चाहिए जो कि जनहित में जारी है। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और विच इज इलीगल। चलो नेक्स्ट शॉर्ट नोट आती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि यही दो पार्टीज के पास इस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सारे अधिकार होते हैं। कोई एक तीसरा पार्टी इन दोनों के बीच में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए सूट कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता है। A stranger to a contract cannot file a suit for this contract in the court. This rule is called as the doctrine of privity of contract. इस रूल को क्या बोलते हैं? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक स्ट्रेंजर को अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में टांग अड़ाने के लिए मना करता है, फॉरबिड करता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन एक्सेप्शंस को नीचे वाले पॉइंट्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आता है, इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट। इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखो एक बेनिफिशियरी है और एक इंसान है, उसका नाम है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने अपना सारा जो पैसा था उसने एक ट्रस्ट में ट्रांसफर किया। उसने इस ट्रस्ट को बोला कि इस प्रॉपर्टी को, इस पैसे को आप जमा करके रखो, जब मेरी ग्रैंड डॉटर राहा कपूर बड़ी होगी तो ये सब कुछ आप उसको दे देना। मतलब भी द बेनिफिशियरी वाज एक्चुअली राहा कपूर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ट्रस्ट और ऋषि कपूर के बीच में, बट द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज राहा कपूर, सो शी वाज अ स्ट्रेंजर, द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे चल के बड़ा होने के बाद राहा कपूर जब यहाँ पे ट्रस्ट को जाती है, बोलती है मेरी प्रॉपर्टी, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, पैसा सब दो वापस। ट्रस्ट मना करती है, वो बोलती है तुम कौन, तुम तो स्ट्रेंजर। फिर यहाँ पे राहा कपूर, इवन इफ शी इज अ स्ट्रेंजर, हैज अ राइट कि वो इस ट्रस्ट के ऊपर कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। व्हाई सो? बिकॉज शी इज अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कम्स अंडर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 देखो, इन द केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट। अब देखो इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट का उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया मॉड्यूल में। Two brothers X and Y agree to pay an allowance of 20,000 to the mother on the partition of joint properties. क्या हुआ यहाँ पे? दो X and Y दोनों पार्टीज ने, बेटों ने अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, पार्टीशन कर लेते हैं और मम्मा को 20,000 रुपए मंथली पे करेंगे। दोनों ने प्रॉपर्टीज जो है वो उसका बंटवारा कर लिया, लेकिन मम्मा को पैसे ही नहीं दिए। फिर अभी इन दिस केस मम्मा जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर, इनके ऊपर सूट फाइल कर सकती है, इवन इफ शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी यहाँ पे मदर जो है, मम्मा जो है, वो इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट के केस में ये मम्मी जो है ये एक्स एंड वाई के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, उनको बोल सकती है कि अलाउंस मुझे मिलना चाहिए। नंबर 3 देखो, इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स। ये बहुत ही
इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। देखो वो क्या बोलता है, मिस्टर एक्स जो है वो अपने वाइफ को बहुत ही पीटता था। उससे तंग आके ये वाइफ घर छोड़ के चली गई पापा के पास। पापा का नाम था मिस्टर पुरी। अब मिस्टर पुरी जो है उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, तू मेरी बेटी के साथ अभी वापस से कभी भी ऐसा इल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, उसको मारेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं, उसको गाली नहीं देगा, और अगर तूने ये गाली दिया या ऐसे कुछ उसको ट्रीट किया तो इन दैट केस यू विल हैव टू पे हर अ मंथली अलाउंस ऑफ ₹20,000। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने बोला हाँ हाँ ओके ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, एंड ऐसे करके वो वाइफ को वापस घर पे लेके गया। बट मिस्टर एक्स बिंग मिस्टर एक्स, उसने वापस से वाइफ को इल ट्रीट किया, उसको पीटा। अब इन दिस केस जो वाइफ है, even though she was not a party to the contract of Mr. X and Mr. Puri, उसके पापा, तो भी वाइफ हैज द राइट कि वो कोर्ट में जा सकती है और मिस्टर एक्स से मंथली अलाउंस क्लेम कर सकती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 दैट टॉक्स अबाउट इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, तो असाइनमेंट मतलब चीज समझो पहले तो क्या होता है। असाइनमेंट आगे भी समझाया जाएगा। देखो होता क्या है, सिंपल बोलती हूँ तुमको। अगर मिस्टर एक्स गुजर गया तो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके विल के हिसाब से या उसने बोला वैसे या ऑटोमेटिकली ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके बेटे मास्टर एक्स के नाम पे हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज अ सक्सेशन। अब सपोज लेट्स से मिस्टर एक्स जो है वो नहीं चाहता कि उसको उसकी प्रॉपर्टी मास्टर एक्स उसके बेटे को देनी है, तो उसने एक पीस ऑफ पेपर बनाया, उसके ऊपर स्टैंपिंग करके उसने लिखा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर वाई के नाम पे की जाए। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, मतलब यहाँ पे उसने उसका जो ये प्रॉपर्टी है उसके राइट्स को, बेनिफिट्स को क्या कर दिया, असाइन कर दिया मिस्टर वाई के नाम पे एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill। मीनिंग की क्या, कि यहाँ पे ये मिस्टर वाई जो है वो ये असाइनमेंट के लिए कोर्ट में जा सकता है, बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवाई जाए, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज बिटवीन एल एम एंड एन। तो 3 इंसान है, जस्ट लेट मी सी इफ आई हैव दैट डायग्राम, जस्ट एक सेकेंड रुको। ये देखो, एल जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, उसने कुछ गुड्स एन से परचेज किए थे ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। अब ये ₹20,000 पे करने के लिए वो दिल्ली से मुंबई आया, एम को मिला, सॉरी दिल्ली से मुंबई आया और उसने एन को फोन किया कि हे एन, वेयर आर यू, आई वॉन्ट टू पे ₹20,000 टू यू। अब यहाँ पे एन ने बोला आई एम नॉट इन टाउन, यू कैन कीप द अमाउंट विद समवन एल्स। अब एल अपने दूसरे दोस्त एम से मिला, उसने एम को बोला हे एम, कैन यू कीप दिस 20,000, ये 20,000 तुम्हारे पास रखना और फिर जब एन आ जाता है तो ये 20,000 उसको रिटर्न कर देना। एम ने बोला ओके व्हाई नॉट, आई डू दैट। ऐसे करके एम ने पैसा ले लिया और ही इवन कॉल्ड एन, उसने एन को फोन भी किया कि मेरे पास तुम्हारा 20,000 रुपया है, जब आओगे तो बोलना मैं दे दूंगा। अब एन आ गया वापस इन टाउन इन मुंबई एंड नाउ ही इज आस्किंग एम कि हे एम गिव मी माई ₹20,000। अब देखो एम क्या बोलता है, कौन सा पैसा, मैं नहीं दूंगा। फिर अभी इन दिस केस N in this case can file a suit against M for the recovery of this ₹20,000. This is a case of acknowledgement or estoppel. When a promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, जैसे उसने यहाँ पे acknowledge किया था, M had acknowledged कि I am acting as your agent, I have kept the money with me, then it would result into a binding obligation towards the third party. अब उसको ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये हुआ एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल वाला पॉइंट। एस्टोपेल मतलब क्या, तो इस वर्ड का मीनिंग डिटेल में आप लोग जब लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझेगा और ये आगे भी बहुत बार यूज होने वाला है तो आपको समझेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल।
फिर आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज इन द केस ऑफ कोवेनेंट्स और कंडीशंस. कोवेनेंट्स मतलब भी कंडीशंस रनिंग विद द लैंड. तो सपोज लेट्स से एक पीस ऑफ लैंड था. देखो यहाँ पे मैंने लैंड निकाला हुआ है. किधर गया लैंड? ये देखो, ये मैंने लैंड निकाल के रखा है. देखो ये ऐसा बड़ा सारा लैंड था. ये बड़ा सारा लैंड जो है वो मिस्टर ए का था. मिस्टर ए सोल्ड दिस लैंड टू मिस्टर बी. लेकिन उसने यहाँ पे ऐसे लिखा, देखो ऐसे बड़ा सारा पीस ऑफ लैंड जो था, उस पीस ऑफ लैंड का एक हिस्सा ही सोल्ड टू हुम? मिस्टर बी. लेकिन बेचते टाइम उसने ऐसे बोला कि हे मिस्टर बी, यू कैन नॉट यूज दिस लैंड फॉर एन इंडस्ट्रियल पर्पस, बिकॉज जो बचा हुआ हिस्सा है उस पे मैं खुद या मेरे सक्सेसर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले हैं. तो अगर बाजू में आप इंडस्ट्री निकालोगे तो ये सॉइल खराब होगी और हम काम नहीं कर पाएंगे. फिर अभी इन दिस केस मिस्टर ए ने क्या किया, ये लैंड के ऊपर क्या डाल दी? कंडीशन डाल दी. ये जो लैंड बेची गई इसके ऊपर कंडीशन डाली. कंडीशन क्या? कि इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है. फिर ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ए और बी के बीच में. सपोज लेट्स से मिस्टर ए जो है वो गुजर गए. तो इन दिस केस मिस्टर ए का जो सक्सेसर है, सपोज हिज नेम इज मिस्टर सी. ये मिस्टर सी जो है कल चल के अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए गुजर जाने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, तो मिस्टर सी कैन नाउ फाइल अ सूट अपॉन मिस्टर बी कि ये इंडस्ट्री को क्या करो? रोक दो. क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? तो in this case is this Mr. C was actually a third party to the contract between A and B, but still he has a right that he can file a suit upon Mr. B. फिर आता है पॉइंट नंबर 7, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. अब थ्रू एन एजेंट जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द बायर. प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ बायर, मतलब ये जो खरीदने वाला कस्टमर है उसके बीच में. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में ये थर्ड पार्टी कौन है? तो ये एजेंट है. और ये एजेंट जो है वो भी सूट फाइल कर सकता है, इज द पॉइंट. एंड सपोज लेट्स से ऐसा हुआ है जहां पे द एजेंट हिमसेल्फ हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. लेकिन ये एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे. फिर ऐसे केस में भी द प्रिंसिपल, द थर्ड पार्टी, कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो. चलो, so next short note, that is the last short note of this particular unit, is validity of an agreement without a consideration. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे बोला, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर कंसिडरेशन नहीं है तुम्हारे अग्रीमेंट में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा ही नहीं. Because consideration, and that too a lawful consideration, is one of the essential elements of a valid contract. But इसी रूल का है एक एक्सेप्शन, जहाँ पे an agreement, even if it is made without a consideration, is valid and enforceable. फिर इसके कौन से केसेस है? तो इन केसेस को आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है. सेक्शन 25 है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिस्ट में ऐड कर लो. चलो, उन्होंने बोला क्या? देखो फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब क्या? तो अगर किसी प्रेम के भावना से कोई एक इंसान दूसरे एक इंसान के साथ के नाम पे सपोज प्रॉपर्टी कर रहा है, उसके बदले में उससे वो कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो ये अग्रीमेंट, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे करने का ये अग्रीमेंट विल बी अ वैलिड अग्रीमेंट. लेकिन उसके कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर 1, इट शुड बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. जैसे फादर अपने डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हैं फॉर नो कंसिडरेशन. नंबर 1 कंडीशन, he is doing it out of his natural love and affection for the daughter. नंबर 2, ये दोनों के बीच में एक नियर रिलेशन होना. नियर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन ऐसे नेसेसरी नहीं है, बट नियर कुछ रिलेशन होना नेसेसरी है, जैसे फादर डॉटर के बीच में है. नंबर 3, ये अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग. एंड नंबर 4, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. राइटिंग में भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर लॉ भी होना चाहिए. क्लियर है सबको? If all these 4 conditions are met, then an agreement made out of natural love and affection is a valid agreement even if made without a consideration. Point number 2 talks about the compensation for the past voluntary services.
अब कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, अब इसमें देखो क्या हुआ था। अब देखो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि मैं मेरी क्वेश्चन बैंक जो है उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं और बढ़िया एकदम डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे इंक्लूड करने हैं। तो मैंने बुलाया मेरे एक पास स्टूडेंट को, मैंने बोला कि जन्म तू आ और जन्म मेरे लिए काम करके देना ना, कि ये तू कर सकता है क्या मेरे लिए, नोट्स बना सकता है क्या मेरे लिए। जन्म ने बोला कि क्यों नहीं मैम, मैं बना दूंगा। और उसने मुझसे कुछ भी पैसा नहीं मांगा, नथिंग, ही सेड वॉलंटरीली ही अग्रीड कि मैं कर देता हूँ। फिर यहाँ पे उसने ये सर्विसेज कैसे दिए, वॉलंटरीली दिए। किसके लिए दिए, मेरे लिए दिए, फॉर द प्रॉमिसर दिए। नंबर 3, क्या वो सर्विसेज ये बुक बना रहा था तब क्या मैं वहाँ पे थी? द आंसर इज यस, आई वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वाज बीइंग परफॉर्म्ड। एंड नंबर 4, यहाँ पे मेरा इंटेंशन था कि मैं उसको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन दे दूंगी, जैसे मैं जैनम को कुछ ना कुछ 2-3 हजार रुपए ये बुक के लिए पे कर दूंगी, ऐसे मेरा इंटेंशन था। फिर ऐसे केस में वेयर देयर इज अ प्रॉमिस, जहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे के लिए वॉलंटरीली कुछ तो किया है, तो इन दैट केस ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन एट द मोमेंट, बट आगे चल के अगर मेरा इंटेंशन था उसको कुछ देने का और अगर मैं ये नहीं देती हूँ, तो इन दैट केस जैनम जो है वो मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकता है। क्या बोल सकता है वो मुझे कि मैम मुझे पैसा दो। इन दिस केस द कॉम्पेंसेशन, यहाँ पे जैनम जो ये करता है, ये काम करता है, वॉलंटरीली करता है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन की अपेक्षा ना करते हुए करता है, तो इन दिस केस ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मेरा यहाँ पे एक इंटेंशन है टू पे समथिंग और अगर मैं ये पेमेंट नहीं करती हूँ, तो कल चल के जैनम के पास अधिकार भी है कि वो इसका पैसा मुझसे मांग सकता है। ये आएगा तुमको नेक्स्ट वाली शॉर्ट नोट में। पहले वाला पॉइंट याद रखना, कॉम्पेंसेशन फॉर द वॉलंटरी सर्विसेज गिवन इन द पास्ट, इवन इफ मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, इट इज अ वैलिड अग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, हाँ मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ तो देखो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अब टाइम बार्ड डेट मतलब क्या, तो सपोज लेट्स से ए ने बी से कुछ चीज़ें परचेज की थी उधार पे। अब इसका टाइम लिमिट क्या होता है कि कब तक ये उधारी के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो ए ने अगर बी से कुछ चीज़ें उधार पे खरीदी है, तो बी हैज़ अ राइट कि वो ए के ऊपर सूट फाइल कर सकता है ड्यू डेट के बाद विद इन 3 ईयर्स। उसके ऊपर वो सूट फाइल कर सकता है और ये पैसा क्लेम कर सकता है। अगर वो ये 3 साल के अंदर पैसा क्लेम नहीं करता है, तो ये डेट बन जाएगा एक टाइम बार्ड डेट। अब इस टाइम बार्ड डेट बन जाने के बाद अगर सपोज लेट्स से ए बोलता है, लिख के देता है कि हे बी दुखी मत हो, मैं लिख के दे रहा हूं कि इवन इफ इट इज अ टाइम बार्ड डेट, मैं तुझे इस टाइम बार्ड डेट के बदले में जितना भी पैसा था वो दे दूंगा। फिर अभी इन दिस केस जब ए ये लिख के देता है, तब एट दैट मोमेंट बी उसके लिए कुछ कर रहा है क्या? नो, नथिंग। So this is an agreement made without a consideration, but it is still valid. And कल चल के अगर A ये अग्रीमेंट लिख के देने के बाद B पैसा नहीं देता है, तो B now has a right कि वो A के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? चलो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो तुमने अभी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में देखा कि वॉलंटरीली पास्ट में सर्विसेज दी गई है बट देयर वाज एन इंटेंशन टू पे। फिर कल चल के अगर मैंने बोला कि आई विल पे यू फॉर इट नाउ एंड फिर मैं पे नहीं करती हूँ, तो सामने वाला इंसान मतलब जैनम मुझसे ये पैसा मांग सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर ए खुद लिख के बोलता है कि मैं इस टाइम बाद डेट के अगेंस्ट का पैसा तुझे दे दूंगा, तो अभी भी अगर ए नहीं देता है तो इसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आता है, देखो पॉइंट नंबर 5 देख लो पहले, गिफ्ट। तो कभी भी जब गिफ्ट दिया जाता है तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ इट, तो इसीलिए अगर आपने गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट्स में कोई कंसिडरेशन की नीड नहीं होती है। फिर आते हैं अदर 2 पॉइंट्स, दैट इज बेलमेंट एंड एजेंसी। सिंपल है,
एजेंसी एंड बिलमेंट तुमको अगले यूनिट्स में एक्सप्लेन किया जाएगा और डिटेल में. अभी के लिए बस इतना याद रखो दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट इवन इफ मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, ये भी एक वैलिड अग्रीमेंट होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट द चैरिटी. अब देखो चैरिटी वाले केस में इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हुआ क्या. तो अभी क्या हुआ था यहाँ पे, प्रॉमिसर जो है, अब देखो अपने एग्जाम्पल्स के देखते हैं. अभी क्या हुआ था कि देविक जो है, तो देविक जो है वो अपनी एग्जाम्स के बाद गया मंदिर में. उसने बोला कि भगवान जी मुझे पास कर दो, ऐसे वैसे मन्नत वन्नत की उसने. और उसने ये मन्नत करते करते उसने ऑब्जर्व किया कि मंदिर की जो ये दीवार थी, ये दीवार जो है वो थोड़ी टूटी फूटी थी. तो उसने पंडित जी को बोला, पंडित जी, हे पंडित जी, तुमको इस दीवार को रिपेयर करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है तुम करो बिंदास. मैं 1 लाख रुपए का क्या करने वाला हूँ, प्रॉमिस देता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए आपको इस मंदिर के रिस्टोरेशन के लिए क्या करूंगा, पे करूंगा, आप करो खर्चा बिंदास. ऐसे बोल के देविक जो है वो घर चला गया. अब पंडित जी एकदम भावुक हो गए. तुरंत तुरंत उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाले से बात की, 30,000 रुपए का खर्चा कर लिया और दीवार जो है वो बंधवाना शुरू कर दिया. अब ये 30,000 रुपए मांगने के लिए वो गए देविक के पास. उन्होंने देविक को बोला कि हे देविक, देविक जी मैंने 30,000 रुपए का खर्चा कर दिया है, उतना पैसा दे दो. अब देविक घर पे आ गया, टीवी वीवी देखने लग गया, तो उसका वो जो डर था एग्जाम पास करने का वो तो निकल गया. अब वो बोलते कौन सा पैसा, कौन सा 1 लाख, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू यू. तो देखो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यहाँ पे पंडित जी ये 30,000 के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. द आंसर इज यस. ऐसे केस में पंडित जी ने जितने की लाइबिलिटी उन्होंने इनकर कर दी है उतने की लाइबिलिटी के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द चैरिटी मेड बिटवीन देविक एंड पंडित जी, even if it is without a consideration, is a valid contract. तो यहाँ पे पंडित जी can recover 30,000 from Devik as it is a valid contract even though it is made without a consideration. Similar केस हुई थी किसके केस में, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में सिमिलर चीज हुई थी. तो मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ, कोट कर सकते हो तुम्हारे आंसर्स में if there is such question. Okay. So with this we finish the revision of unit 2 of Indian Contract Act. I'll see you in the next revisions. Chalo bye, all the best for your paper.